हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वैली। हम लोग आज पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ इंटरेस्ट रेट होते हैं जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे लगते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स होती है और इस पे इंटरेस्ट रेट लगते हैं। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट रेट को कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में होता है। ठीक है, जैसे मोस्टली इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं या तो आरबीआई डिसाइड करेंगे या तो जो भी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक। बट कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जो कि मोस्टली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को हेल्प आउट करने के लिए होता है। तो ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, इस पर भारत सरकार इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। और उसका कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसको एक बार को देख लेते हैं। तो जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट होता है। मतलब पोस्ट ऑफिस में जितने भी टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं वो मोस्टली उसका जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ठीक है, उसके बाद किसान विकास पत्र होता है। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, इसको पीपीएफ हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उसके बाद होता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भी एक होता है। ठीक है, और उसके बाद एक होता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो काफ़ी टाइप के जो स्कीम्स होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, उसके बाद होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और इसमें पता है सबसे ज़्यादा किस पे इंटरेस्ट सरकार देती है? सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस दोनों पर सरकार इस बार के लिए जो भी रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट सरकार उसको रिवाइज की है। ठीक है, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए तो 8.2 और 8.2 इसमें भी। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सरकार सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है। ठीक है, तो देखा गया है ऐसा। ठीक है, सबसे कम किसमें होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट में, जिसमें 4% देती है। बैंक्स में तो इसमें 2.5 से 3% दिया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है ये इससे एक कमेटी के रिलेटेड है और उस कमेटी का नाम है श्यामला गोपीनाथ कमेटी। श्यामला गोपीनाथ कमेटी। पूछा जाएगा श्यामला गोपीनाथ कमेटी इज रिलेटेड टू विच थिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कीप्स इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज्ड फॉर क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, और श्यामला गोपीनाथ कमेटी ये स्मॉल सेविंग स्कीम से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। और मैंने काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बताया, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, किसान विकास पत्र। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ इसको हम लोग कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसको एक माइंड में रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। यस डेफिनेटली, तो आगे बढ़ते हैं। तो फेयर से फुर्सत फिक्स्ड फेयर स्कीम लॉन्च हुआ है। क्या लॉन्च हुआ है? फेयर से फुर्सत फिक्स्ड फेयर स्कीम। ठीक है, फेयर से फुर्सत फिक्स्ड फेयर स्कीम लॉन्च हुआ है। और इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे विमान मंत्री जो हैं के राम मोहन नायडू। ठीक है, के राम मोहन नायडू जी ने लॉन्च किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मंत्रालय को देखते हैं। ठीक है, और इस स्कीम को किस एयरलाइन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है अलायंस एयर। ये भी हमें याद रखना है, अलायंस एयर। और अलायंस एयर एक गवर्नमेंट ऑन रीजनल एयरलाइंस है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है इस स्कीम का? टू सिंप्लीफाई द एयर ट्रेवल एंड प्रमोट हैसल फ्री फ्लाइंग अक्रॉस इंडिया। ठीक है, और बेसिकली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में जो भी फ्लाइट्स है उसको सस्ते फेयर होने चाहिए थोड़े, इसके लिए स्कीम को लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा आपसे पूछा जाएगा ऐसे करके कि LC75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आर रिलेटेड टू। ये दोनों जो स्कीम है किस चीज़ से संबंधित है? LC75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये आपको रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से ये सब रिलेटेड है। ओके, उसमें भी बेसिकली NPS एंड UPS वाले से। ठीक है,
तो देखिए इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है, अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन ऑफ LC-75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट स्कीम्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। और LC बोले तो लाइफ साइकिल 75, ठीक है, एंड BLC बोले तो बैलेंस्ड लाइफ साइकिल। और ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये केंद्रीय कर्मचारियों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देगी अंडर NPS एंड UPS, ठीक है। और इसको अनाउंस किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना ही जानना कि होता क्या LC-75 एंड BLC, ओके। चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट हमारा है, एक है बी मान स्कीम। ये स्टेट का स्कीम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, बट ठीक है हम पढ़ लेते हैं इसको, एक बार एक नज़र ले लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं। तो बी मान स्कीम, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और इसका पर्पस है टू बूस्ट एविएशन सेक्टर, ठीक है, टू बूस्ट एविएशन सेक्टर, ओके, ठीक है। तो बी मान स्कीम उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है टू बूस्ट एविएशन सेक्टर, और बी मान का फुल फॉर्म क्या हो गया, बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विश्व का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे कमेंस हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है। तो वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे कमेंस हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है आपको गोबी डेजर्ट है चाइना में, वहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे कमेंस हुआ है, गोबी डेजर्ट चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने, ये कौन सा देश ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जो अचीव किया है ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, साइफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो उस देश का नाम है मालदीव्स, ओके। तो मालदीव्स पहला कंट्री बन गया है टू अचीव ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, साइफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी, ओके फाइन, आगे बढ़े। यस, चलिए अब यहाँ देखिए एक छोटा सा चीज है जनरल अवेयरनेस का, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके। चलिए, और एड्स इसी से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म होता है क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। चलिए आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है, UNHRC। तो इंडिया रिसेंटली 7वीं बार 7th टाइम इलेक्ट हो चुका है UNHRC के लिए, ठीक है। और इंडिया अनअपोज्ड जीता है इसको, ठीक है, अनअपोज्ड। और इंडिया को लगभग 177 देशों का साथ मिला आउट ऑफ 188, ठीक है। और इंडिया किस टर्म के लिए इलेक्ट हुआ है, 2026 से लेके 28 तक, 3 ईयर का टर्म है इंडिया का, ठीक है। और 1 जनवरी से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इंडिया इलेक्टेड फॉर द 7th टाइम टू UNHRC फॉर 2026-28 टर्म, ठीक है, ओके। और इंडिया के साथ साथ और 13 देश भी इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और अलग अलग कॉन्टिनेंट से होते हैं, जैसे एशिया से 4 हो गए, एशिया पैसिफिक से 4, अफ्रीका से 4, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से 2, वेस्टर्न यूरोप से 2, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबिया से 2। तो इंडिया के अलावा और कौन कौन इलेक्ट हुए हैं 13 देश, तो अंगोला, इजिप्ट, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, इराक, पाकिस्तान, वियतनाम, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, चिले, इक्वाडोर, इटली एंड UK, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। चलिए, तो इंडिया ने किस देश के साथ स्टैब्लिश किया है 20 सदस्यीय इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। और ये कितने इसमें मेंबर हैं, 20। तो पनामा के साथ इंडिया ने किया है ये, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पनामा, ओके। तो इंडिया ने पनामा के साथ स्टैब्लिश किया है 20 सदस्यीय इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, ओके। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हु इज द करंट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, हु इज द करंट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बताइए। तो ये है आपको हितेश कुमार S मकवाना। ये कौन है, हितेश कुमार S मकवाना इज द करंट
सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ओके फाइन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा इंडियन नेवल शिप है जो कंप्लीट किया है 18वां हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर मिशन इन मॉरिशस। ठीक है, तो विच इंडियन नेवल शिप कंप्लीट्स 18th हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन इन मॉरिशस। बताइए उस शिप का नाम क्या है? तो उसका नाम है INS सतलज। ओके, तो INS सतलज कंप्लीट किया है 18वां हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन इन मॉरिशस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपको है फर्स्ट एवर ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क। ओके, तो ये क्या है? फर्स्ट एवर ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क। तो मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ क्या है? फर्स्ट एवर ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसको अडॉप्ट कौन किया है? इसको अडॉप्ट किया है IUCN, बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, और कहाँ पे इसको अडॉप्शन किया गया है? तो इसको अडॉप्शन किया गया है आपको IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। अबू धाबी UAE में हुआ था। ठीक है, IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी UAE में। वहीं पे एडॉप्शन ऑफ फर्स्ट एवर ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क हुआ, और जिस फ्रेमवर्क का नाम है मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ। ओके, और इसका एम क्या है? लीगल प्रोटेक्शन देना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रोवाइड करना एंड रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल। तो ये सॉइल कंजर्वेशन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है ग्रोकीपीडिया। ये क्या है? आपसे पूछ देगा ग्रोकीपीडिया। ये सुनने में एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा लग रहा है। इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है? इसमें अलग अलग चीज़ों का एक नॉलेज बेस होता है। ठीक है, तो इलॉन मस्क ने इसको लॉन्च किया है। तो इलॉन मस्क का एक AI पावर्ड कंपनी जिसका नाम है XAI, उसी ने इसको लॉन्च किया है ग्रोकीपीडिया को। ठीक है, और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड ट्रूथफुल इंडिपेंडेंट नॉलेज यूजिंग AI जनरेटेड कंटेंट। ओके, और ये ओपन सोर्स ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया होगा। तो ग्रोकीपीडिया को किसने लॉन्च किया है? इलॉन मस्क की कंपनी है AI की XAI। ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रूथफुल इंडिपेंडेंट नॉलेज यूजिंग AI जनरेटेड कंटेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक देखिए, जैसे कोई भी मंत्रालय होता है उसका चीफ कौन होता है? उस मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे मान लेते हैं हम विदेश मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसका चीफ कौन हुआ? हमारा जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है? डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, अगर वहां पे MOS है तो वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर के बाद। अगर नहीं है तो उसके बाद कौन आ जाएगा? उस मंत्रालय का सेक्रेटरी। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर, उस मंत्रालय का हेड, मालिक, जैसे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। ठीक है, अगर वहाँ MOS है यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो वो सेकंड पोजीशन हो गया। अगर वहाँ MOS नहीं है, लेकिन आजकल MOS होते ही हैं ऑलमोस्ट सभी मंत्रालय में। ठीक है, तो उसके बाद कौन होता है? सेक्रेटरी, थर्ड पावरफुल पोजीशन। ठीक है, और चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर और MOS ये सब तो इलेक्टेड है, बट ये तो सिलेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम दे के आते हैं सेक्रेटरी, IAS होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो याद रखना है हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी होता है। तो MEA का कौन सेक्रेटरी है? विक्रम मिश्री, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, MEA का सेक्रेटरी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, PMO का सेक्रेटरी, कैबिनेट का सेक्रेटरी। ठीक है, ये सब जानना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी कौन है हमारा अभी वर्तमान में? तो ये है आपको विक्रम मिस्त्री। ओके, ठीक है, विक्रम मिस्री इज द करेंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पुनात शंगचू। ओके, पुनात शंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये कहाँ पे है? ये भूटान में है। ठीक है, और इंडिया इसके लिए हेल्प कर रहा है भूटान को। ठीक है, पुनात शंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है
अच्छा बताइए यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है आपको कीर स्टारमर। ओके, ये भी इंडिया आए हुए थे, ठीक है ना। तो ये जानना है हमें यूके के कौन है प्राइम मिनिस्टर? कीर स्टारमर, ठीक है। और वो आए थे इंडिया में थे और पार्टिसिपेट भी किए थे 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था मुंबई में, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट भी किए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ थॉट है कि इंडिया और यूके के बीच कौन सा एग्रीमेंट अभी रिसेंटली जुलाई में साइन हुआ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। तो इंडिया और यूके के बीच क्या साइन हुआ है? सेटा, CETA। ओके, याद रखना है ये, ठीक है। सेटा, इंडिया और यूके के बीच क्या साइन हुआ है? सेटा, जुलाई 2025 में साइन हुआ है। और सेटा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, ठीक है। उसी तरह इंडिया और यूएई के बीच एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पे ले लीजिए आप थोड़ा सा। इंडिया और यूएई के बीच क्या साइन हुआ है? तो वो हुआ है आपको सेपा, ठीक है। सेटा इज विथ यूके एंड सेपा इज विथ यूएई, ठीक है। उसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या साइन हुआ है? तो वो हुआ है एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हमने देख लिया, मुंबई में हुआ है ऑर्गेनाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अभी रिसेंटली मंगोलिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, तो उनका नाम क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया बताइए। तो उनका नाम है उकना खुर्लेशुक, ठीक है। उकना खुरेलसुक, ठीक है। उकना खुरेलसुक, ठीक है। मंगोलिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? उकना खुरेलसुक, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ थॉट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? काफी फेमस है ये, इनका नाम है लूला डा सिल्वा, ठीक है। लूला डा सिल्वा, ठीक है। चलिए लूला डा सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, तो एक MOU साइन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये लगा है। तो एक MOU साइन हुआ था किसके लिए? इसको देखते हैं अच्छे से। C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का डील साइन हुआ, ठीक है। तो C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का डील इंडिया ने किस देश के साथ साइन किया है? ब्राजील। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि ब्राजील इंडिया का डिफेंस कोलैबोरेशन है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ब्राजील की तरफ से कौन थे इस MOU के पार्ट, और इंडिया की तरफ से। ब्राजील की तरफ से थे आपको इम्ब्रेयर, ओके। और इंडिया की तरफ से थे महिंद्रा ग्रुप, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट बनाएंगे, ओके। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे ये लगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट इंडिया और ब्राजील का डिफेंस कोलैबोरेशन है। ब्राजील की तरफ से MOU को साइन किया है इम्ब्रेयर ने, और इंडिया की तरफ से महिंद्रा ग्रुप ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ये कतर गए थे, ठीक है। और कतर में इंडिया ने क्या लॉन्च कर दिया है? UPI, ठीक है, ओके। तो ऑन October 7, 2025 यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च्ड इंडियाज UPI इन कतर, ठीक है। चलिए तो UPI हो चुका है कतर में लॉन्च, और कतर की राजधानी कहाँ पे है? दोहा। और दोहा में कौन सा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है? जिसका नाम है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफी फेमस है। जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 कतर में, ठीक है। नेक्स्ट फीफा का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? मेंस वाला USA, मैक्सिको एंड कनाडा, आई होप वहीं पे होने वाला है, 3 देश मिला के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन ऑफ थॉट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमारे RBI के गवर्नर कौन है बताइए? ये है आपको संजय मल्होत्रा जी, ठीक है ना। तो रिसेंटली अभी हमारा RBI का 4th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग हुआ था, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, ठीक है, ओके। और इसमें जो रेपो रेट है वो उसको 5.5 रखा गया है %, और रिवर्स रेपो को आपको 3.35 रखा गया है, ठीक है, ओके। SDF हमारा ये आपको 3.25 रखा गया है, और MSF हमारा इसको 5.75 रखा गया है, ओके। GDP जो है इसको कहा गया है हमारा रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.8%, फाइनेंशियल ईयर 26 में हमारा GDP कितना रहेगा? 6.8%, ठीक है। और इन्फ्लेशन कितना रहेगा? वो 2.6%, ठीक है। तो RBI का 4th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिव्यू हुआ 2025-26 का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। और
उस मीटिंग में कहा गया कि रेपो रेट हमारा रहेगा 5.5%, रिवर्स रेपो रहेगा 3.35%, एसडीएफ हमारा रहेगा 3.25%, यानी रिवर्स रेपो से 10 कम, और एमएसएफ रहेगा हमारा 5.75 यानी रेपो से 0.25 ज़्यादा। ठीक है। जीडीपी इंडिया का एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 6.8% और इन्फ्लेशन रहेगा 25-26 में 2.6%। ठीक है। और एसएलआर कहा गया है हमारा रहेगा आपको कितना 18%। ठीक है। बैंक रेट और एमएसएफ दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है। बैंक रेट और एमएसएफ दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है। और सीआरआर कहा गया हमारा रहेगा 3.5%। ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स को थोड़ा सा याद रखना है, बैक माइंड में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बैक माइंड में रखना है। ठीक है। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है उसको देखते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा इसको एक बार और दोबारा देख लेते हैं। ठीक है। तो योर मनी योर राइट, ओके, यानी आपकी पूंजी आपका अधिकार। ठीक है। इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, टू स्पीड अप सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स। ठीक है। और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है ना। तो इसका थीम क्या रखा गया है? माई मनी माई राइट। ओके, इसका ये थीम है। इसकी स्कीम का क्या नाम है? योर मनी योर राइट, आपकी पूंजी आपका अधिकार, विथ द थीम माई मनी माई राइट। ये क्या है? इसका थीम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किस लिए सरकार ने लॉन्च किया? यानी आरबीआई ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय आरबीआई। ओके, और टू स्पीड अप द सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पे कि आरबीआई ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, ठीक है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को एसआरओ स्टेटस दे दिया है, यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है ना। तो आरबीआई हैज रिसेंटली ग्रांटेड एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई है। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, मैं सोचा आपको बता देता हूँ। तो वो ये है कि देखिए, ठीक है, जस्ट सम सेकेंड। ओके, चलिए फाइन। ओके, तो कुछ आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उनके हमको ईयर याद रखने हैं। कई बार वो मैच द कॉलम के रूप में आ सकता है। ठीक है। तो आरबीआई का मेन एक्ट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है। और ये एक्ट क्या कहता है? दिस एक्ट established the RBI to regulate the issue of banknotes and ensures monetary stability. It also grants RBI its structure and function including monetary control and regulation of currency. तो RBI का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है RBI एक्ट 1934। उसके बाद है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो आया था 1949 में। ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स RBI with the authority to regulate and supervise banking companies in India, including the power to issue and cancel licenses, appoint directors and supersede the board of a bank under certain conditions. यानी बैंकों को रेगुलेशन करने का जो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये आरबीआई को एम्पावर करता है एज एन अथॉरिटी। ठीक है, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया। ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्ट है फेमा एक्ट। ठीक है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया। दिस एक्ट गिव्स the RBI the responsibility of managing foreign exchange to promote external trade and orderly development of foreign exchange market in India. ठीक है। तो फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का जितना भी है उसको मैनेज कीजिए टू प्रमोट एक्सटर्नल ट्रेड एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है आपको सरफेसी एक्ट। ठीक है, सरफेसी एक्ट इसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड enforcement of security interest act 2002. It provides the framework for securitization of financial assets. ठीक है। ओके, चलिए ये क्या हुआ सरफेसी एक्ट? जैसे मान लो कोई कंपनी है, लोन लिया, नहीं लोन को चुका पाए, तो उस एसेट को रिकवर करना है, जितना भी लोन का अमाउंट हो, सरफेसी एक्ट के तहत हम उसको करेंगे रिकवरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इट गवर्न्स एंड रेगुलेट्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया और एनपीसीआई भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 गवर्न्स एंड रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। ठीक है। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। ठीक है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। इट एस्टैब्लिशेस द नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है।
नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, इट एस्टैब्लिशेस द नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके बाद एक हमारा एक्ट है रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, इट डील्स विद द रिकवरी ऑफ डेब्ट ऑन टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है, ठीक है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा एक ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च हुआ है, ठीक है, ग्लोबल हैकाथॉन जिसका नाम है आपको हार्बिंगर, काफी सुना नाम है हार्बिंगर 2025, ठीक है। इसका थीम क्या है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। तो लॉन्च हुआ है ग्लोबल हैकाथॉन का जिसका नाम है हार्बिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन है हार्बिंगर का, 4th एडिशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको लॉन्च कौन किया इस ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर को, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है, टू अट्रैक्ट बैंक एंड एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट। पर्पस क्या है, टू अट्रैक्ट बैंक एंड एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, टू बूस्ट सिक्योर इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। हार्बिंगर में ये भी होगा, हार्बिंगर 2025 के थ्रू आरबीआई ये भी चाहता है कि ये अवेयर करे एंड बूस्ट करे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम को, उसको सिक्योर करे, इंक्लूसिव बनाए, ठीक है, और इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक है पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2025, तो ये कौन निकालता है, पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2025 कौन निकालता है इसको, आरबीआई निकालता है, ठीक है। और हाफ ईयरली बेसिस पे इसको निकालता है, ओके, यानी 6 मंथली है ये रिपोर्ट, ठीक है। तो आरबीआई रिलीज्ड इट्स पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट 2025 फॉर द जून मंथ, सेकेंड एडिशन है ये आरबीआई की रिपोर्ट का, और ये हाफ ईयरली निकलता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। चलिए इंडिया में एफडीआई का पोजीशन को देखते हैं कि फॉरेन देश से कितना पैसा इंडिया में आता है, ठीक है। और एफडीआई का जो हमारे पास डेटा है 2024 का, उसके हिसाब से आरबीआई ने एक, और ये जो डाटा आया कहाँ से आया है, आरबीआई के सेंसस से आया है, ठीक है, ओके। तो यूएसए एंड सिंगापुर accounted for 1/3 of total FDI in India for the financial year 2024-25, ठीक है। अगर इंडिया में 24-25 में 100 रुपया का एफडीआई आया है तो उसका 1/3 यानी 33.33 यूएसए एंड सिंगापुर से आया है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है आरबीआई का सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अच्छा यूएसए सिंगापुर तो 1/3, बाकी 2/3 किसका है, तो ये टॉप 5 कौन सोर्सेज है, यूएसए सिंगापुर, उसके बाद है आपको मॉरिशस, यूके एंड नेदरलैंड, और इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, यूएई है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है। यूएसए तो ऑफकोर्स फर्स्ट है, ठीक है। तो यूएसए सिंगापुर 1/3 है, बाकी 2/3 में ये 3 देश तो हैं ही, मॉरिशस, यूके, नेदरलैंड, और भी बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो टॉप 5 सोर्स कौन है इंडिया में एफडीआई आने का 24-25 में, यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस, यूके, नेदरलैंड। इससे कुछ ऐसे ही बन सकता है कि टॉप 5 में कौन नहीं है, तो इन नामों को आप याद कर ले, यूएसएम यूएन, ठीक है, यूएसएम यूएन, यूएसए, सिंगापुर, मॉरिशस, यूके, नेदरलैंड, ओके। और सबसे ज्यादा एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है, एक नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नंबर पे, दूसरे नंबर में सर्विस सेक्टर। देखिए बेसिकली 3 ही सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी तो किसान खेती है, उसमें तो इतना एफडीआई आता नहीं है, तो बचा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो सबसे ज्यादा एफडीआई किसमें है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसके बाद आया है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। तो ये है आरबीआई का सेंसस रिपोर्ट कहता है। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय, टेक केयर।